हम लोग देख रहे थे प्रागैतिहासिक चित्रकला और प्रागैतिहासिक चित्रकला में हम लोग देखे थे कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज और प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज उसके आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत, मतलब इन प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में हम जानेंगे कैसे। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है, इसे जानने का मुख्य और मूल स्रोत, प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का मुख्य और मूल स्रोत चट्टानों की सतहों पर बने चित्र हैं। अभी एक मिनट रुके रहिएगा, लिखिएगा नहीं। चट्टानों की सतहों पर बने चित्र हैं, या पूरा डिटेल में कहिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मुख्य और मूल स्रोत प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र हैं। जिनके पास नोट्स है ये पॉइंट लिख लें पीछे लास्ट में टिप्पणी करके। प्रागैतिहासिक चित्रकला को एक पॉइंट लिखिए, जानने का मुख्य स्रोत प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र हैं। अब आगे देखेंगे, ये मूल स्रोत है, लेकिन इस विषय पर जो प्राचीन और शोधपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी इसे जानने के स्रोत हैं। लेकिन जो इस विषय पर लिखी गई प्राचीन पुस्तकें हैं, ये द्वितीय स्रोत है। क्वेश्चन जनरली ये आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक चित्र है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पे बनाए गए चित्र द्वितीय स्रोत के रूप में इस विषय पे लिखी गई पुस्तकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब ये जो पुस्तकें हैं, ये स्रोत के रूप में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इस रूप में पूछ ली जाएंगी कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, या प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई पुस्तक कौन है। तो इस विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये इस विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक है, और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं लियोन हार्ड एडम। ये पुस्तक पहली बार 1954
1940 में प्रकाशित हुई थी। आगे 1949 में, 1954 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए। संशोधित संस्करण प्रकाशित हुए। और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कभी कभी यही बनेगा, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? लियोनहार्ड एडम। अगली पुस्तक हम देखेंगे। अगली पुस्तक जो है वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। एक मिनट रुक जाइए, क्या हुआ? कैसे? लाइट तो कटी नहीं। एक देखते बेटा, ये बता रहे थे, प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई जो दूसरी प्रमुख पुस्तक है वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक 1950 में प्रकाशित हुई और लेखक हैं इसके स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। अब यही फिर ध्यान देंगे, एक पुस्तक और है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक 1923 में प्रकाशित हुई है और लेखक हैं पंचानन मित्र। पंचानन मित्र। अब दोनों पुस्तकों को देख रहे होंगे, इस सेम नाम है। और अगर कभी ये आता प्री हिस्टोरिक इंडिया का लेखक कौन है तो वरीता अगर विकल्प में होंगे पंचानन मित्र को देंगे, लेकिन संयोग से ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है, जनरली ये पुस्तक पूछी भी जाती है लेकिन इनका विकल्प में नाम गायब रहता है। स्टुअर्ट पिगट सही होते हैं, लेकिन चूंकि ये प्राचीन है और अगर विकल्प में दोनों नाम आ जाए वरीता देंगे पंचानन मित्र। पंचानन मित्र नहीं है तो स्टुअर्ट पिगट सही रहेंगे और वही पूछे भी जाते। अगली पुस्तक है
प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पेंटिंग ये पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं ए एच ब्रॉडरिक। ए एच ब्रॉडरिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। एच ब्रॉडरिक की जो है ये पुस्तक स्वयं में महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए हैं। ये हैं नंबर 1 होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा अगला है रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य। तीसरा है मिर्जापुर के सोरहो घाट का घायल सुअर या सुअर के आखेट का दृश्य। तो यहाँ पर आपको तो ये जानना कि पुस्तक किसकी है, सन वगैरह नहीं पूछा जाएगा, बस ये जानिए कि लेखक कौन है। प्लस ये तीनों चित्त जानते रहिए, तीनों चित्त जो हैं इनको जानते रहिए कि विशाल भैंसा किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिला है। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ नामक स्थान पर जो है। अगला दे देंगे सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य है, या पूरा दे देंगे रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध चित्र है आखेट दृश्य। अगला देंगे कि सोरहो घाट आपसे नहीं पूछेंगे। घायल सुअर का दृश्य कहां से मिला है, मिर्जापुर से, या मिर्जापुर क्षेत्र में प्राप्त सबसे उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक चित्र है। कोई घायल सुअर या सुअर के आखेट का दृश्य। और यहाँ इतने जानेंगे, अभी जब हम स्थल परिचय प्राप्त करेंगे वहां इन सबको डिटेल में देखेंगे। अगली पुस्तक हम लोगों की है, अगली पुस्तक जो रहेगी आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज
इन आर्ट, ये असित कुमार, असित कुमार हलदर, हलदर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। एक है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई है और लेखक हैं जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त। और अब आपको जो है यहाँ पे ये पुस्तकें, उनके लेखक का नाम जानना, प्लस ये जानना प्रागैतिहासिक चित्रकला का, प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का मुख्य स्रोत है प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और जो एक पॉइंट हम बताए होंगे, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र, इसको लिख लीजिए। बाकी जो हम बोल रहे होंगे सब आपके नोट्स में होगा। आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल और उन स्थलों से प्राप्त प्रमुख चित्र, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल और उन स्थलों से प्राप्त प्रमुख चित्र। आप देखेंगे जो भारत भूमि है, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से अति संपन्न है। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर में लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित स्थल पाए गए। अब इनमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के स्थल, मध्य प्रदेश के स्थल। मध्य प्रदेश को देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, ये भारतीय प्रांतों में प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट प्रांत है।
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल क्षेत्रों से, साथ ही पहाड़गढ़, सियोरपुर, मोरी स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। इनमें से 3 क्षेत्र, एक पंचमढ़ी, एक होशंगाबाद, एक भीमबेटका, ये 3 सिलेबस में रखे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आप देखेंगे, पंचमढ़ी जो है ये अति रमणीक पहाड़ी पर्यटक स्थल है, और इसे अति रमणीक पहाड़ी पर्यटक स्थल है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी के अंतर्गत महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी के अंतर्गत आती है महादेव की पहाड़ियां, और इसी महादेव की पहाड़ियों में ये स्थित है, और इसे सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय G.R. हंटर को प्राप्त है, और सबसे पहले इसी G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द फ्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज कांग्रेस ऑफ द फ्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए एक वक्तव्य में पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाशित किया। आगे चल के डॉक्टर B.H. गार्डन ने भी यहाँ पर कार्य किया, और D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी पर द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव
महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। और दूसरी पुस्तक जो है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, और दूसरी जो है 1958 में प्रकाशित होगी। और वो बहरहाल उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पुस्तक यही रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। वैसे बाद में चल के इन्होंने यहाँ पर एक और पुस्तक लिखी है, प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर में यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। बाद में गार्डन यहाँ पे कार्य करेंगे, 1936 में करेंगे, टाइम से मतलब नहीं है। और ये 2 पुस्तकें प्रकाशित करेंगे जिनमें पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाशित किया। अब आगे देखेंगे इस पंचमढ़ी में गुफाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन 25 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। यहाँ पे लगभग 25 ऐसी गुफाएं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। इनमें प्रमुख है इमली खो की जो गुफा है, इस गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य मिला। एक है महादेव बाजार, एक पॉइंट और करिएगा, इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य मिला है। और इसी इमली खो में एक ऐसा दृश्य मिला है जिसमें 5 धनुर्धारी एक जंगली वृषभ या जंगली सांड का पीछा कर रहे। जंगली सांड का पीछा कर रहे। आगे देखेंगे महादेव बाजार या बाजार गुफा। महादेव बाजार या जो बाजार की गुफा है, इसमें विशाल काय बकरी का चित्र मिला। एक है मांडा देव या इसी को कहिए भांडा
देव और मांडा देव या भांडा देव की गुफा के छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिला है। शेर के आखेट का दृश्य मिला है। एक है कनवाला, कनवाला, और कनवाला की गुफा में से पैर वाला काल्पनिक पशु पाया गया है। ये पैर वाला काल्पनिक पशु पाया गया है। एक है बनिया, बनिया बेरी, बनिया बेरी, और पंचमढ़ी के बनिया बेरी में सागरभा गाय का दृश्य पाया गया है। सागरभा गाय का दृश्य पाया गया। अब यही टिप्पणी करके जानेंगे कि राजस्थान में चंबल क्षेत्र में भी सागरभा गाय का चित्र मिला है। राजस्थान के संभल क्षेत्र में भी सागरभा गाय का चित्र मिला है। इसके अलावा जानेंगे यहाँ पर पंचमढ़ी में और बहुत से दृश्य चित्रित पाए गए। सितार बादक व गर्ध मुख माने गधे जैसा मुख वाला देवता, सितार बादक व गर्ध मुख देवता मिला है। पशमुखी मानो आकृतियां मिली हैं। पशमुखी मानव आकृतियां मिली हैं। और अब दूसरे ढंग से इसे जानेंगे कि पशमुखी आकृतियों में एक आप रख देंगे गर्धमुखी देवता, एक अश्वमुखी जिसका मुख घोड़े जैसा हो, अश्वमुखी देवता। इसके अलावा बानर क्रीड़ा के दृश्य मिले हैं। बानर क्रीड़ा के दृश्य, बात बजाता हुआ महाकपि है। आयताकार शरीर युक्त मानो युगल है। हाथी पे सवार जंगली भैंसे का शिकार करते हुए शिकारी है। हाथी पे सवार जंगली भैंसे का शिकार करते हुए शिकारी चित्रित है। एक बहुत बड़ी हाथी चित्रित है जिसे कहेंगे महाकाय। महाकाय गज राज चित्रित है। शहद एकत्रित करते हुए लोगों को दिखाया गया है। गाय चराते हुए या कहिए पशुओं को चराते हुए चरवाहों या ग्वालों को दिखाया गया है। मूषक मुखी, मूषक मुखी
मतलब जिसका मुख मूसक अर्थात चूहे की तरह हो, देवता दिखाया गया। साथ ही योद्धा, योद्धा घुड़सवार योद्धा, घोड़े आदि यहाँ पे चित्रित पाए गए हैं। पक्षियों में ईगल, उल्लू, बत्तख, ईगल, उल्लू, बत्तख यहाँ पर चित्रित है। और यहाँ के चित्रों में लाल व पीले का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ। लाल पीले का अधिक प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन, आपके पॉइंट तो सब महत्वपूर्ण है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या चीज? दरअसल है क्या, आदमी है, लेकिन ये आदमी है पुराने, बहुत पुराने हैं। तो आपकी इच्छा चाहे कहिए सितार बजाते हुए एक आदमी दिखाया गया है, या कह दिए सितार बजाते हुए एक देवता को दिखाया गया। अब जैसे उधर के हस्तमुखी मानव आकृत है, आपकी इच्छा लिख दिए हस्तमुखी देवता दिखाया गया है, मूसक मुखी देवता दिखाया गया। ये चीजें आपकी स्पष्ट नहीं है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में। शायद इस तरह की आकृतियां जो दिखाई गई हैं, ये उस समय के टीचर मतलब ओझा तांत्रिक आदि रहे होंगे। तो उस समय जो समाज में ओझा वगैरह तांत्रिक वगैरह रहे होंगे, वो सब इस तरह से दिखाए गए होंगे। और ये तो आजो दिखते हैं। आपके विष्णु भगवान कहीं दिखेंगे कि उनका मुख घोड़े का है, और भी बहुत से देवता ऐसे, गणेश है, उनका तो पूरा आगे वाला पोर्शन हाथिये का है। हाँ, उसमें एक घोड़ा टाइप का मुख दिखाते होंगे, तो वो दिखाया जाता है। लेकिन अब यहाँ देवी देवता है, लेकिन यहाँ पे अभी धर्म वगैरह इस तरह विकसित नहीं है, लेकिन तंत्र मंत्र चल रहा है। तो आप कल्पना केवल कर सकते, स्पष्ट नहीं कह सकते, कारण ये प्रागैतिहासिक काल है, कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं उपलब्ध। तो ये नहीं कह सकते कि ये यही है। शायद कहिए ये लोग तांत्रिक ओझा आदि रहे होंगे। अब यहाँ पे जो बता रहे थे, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो जनरली एक क्वेश्चन स्थित से बनेगा। तो स्थित जानते रहिए, और स्थित में ज्यादातर आता है कि पंचमढ़ी की गुफाएं किस पहाड़ी में है, ये नाम रहता महादेव की पहाड़ी में। लेकिन जो महादेव की पहाड़ी है वो सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। महादेव न हो तो आपको सतपुड़ा कहना पड़ेगा, और भागेंगे विंध्याचल कहना पड़ेगा। सिंध का ही विस्तार सतपुड़ा है, और सतपुड़ा में महादेव है। तो आप ये जानिए किस पहाड़ी में बरीता हम महादेव पहाड़ी देंगे, ना होगी सतपुड़ा, यहां तक विकल्प मिल जाए। और दूसरे जो है, इनको जीएस टाइप में जानते रहिए कि किस स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा गया। तो पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद
किस जिले में है, तो वो तो होशंगाबाद है। ये पॉइंट फिर बहुत महत्वपूर्ण। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? GR हंटर ने। कब की? 1932 में। ये चीज महत्वपूर्ण है। अब ध्यान फिर देंगे कि हंटर के बाद गार्डन जुटे। ये 32 में है, ये 36 में है। संयोग से क्वेश्चन आए कि पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है, हंटर बरी रहेंगे। और हंटर विकल्प में ना हो तो गार्डन सही होंगे। जैसे रीता प्रताप वाली किताब पढ़ रहे होंगे, उसमें हंटर का नामों नहीं यहाँ होगा, सीधे दिया होगा कि 1936 में DH गार्डन ने यहाँ के चित्रों की खोज की। लेकिन खोज किसने की? बरी विकल्प है, हंटर ना होने की स्थिति में गार्डन सही हो। पुस्तक अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, जनरली नहीं पूछी मैंने किस पुस्तक में इन्होंने अपना विवरण दिया था, तो है कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रो हिस्टोरिक साइंसेज। अब आगे इन दो पुस्तकों में द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स एंड प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर में ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती कि द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसने लिखी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो पूछी जा सकती है। और फिर अब ये जो चित्र हैं, ये चित्र तो आपको याद ही करनी पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि कहाँ से सांभर के आखेट का दृश्य है, कहाँ से 6 पैर वाला काल्पनिक पशु है, कहाँ से आपका जो है बड़ी सी या विशाल काय बकरी मिली है, महाकाय गजराज कहाँ मिला है, वानर क्रीड़ा के दृश्य कहाँ मिले हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ के रटना पड़ेगा। और अब इनमें जो ऊपर हमने 5-6 गुफाएं दी है, ये थोड़ा कभी कभी नाम से पूछ ली है, सब पंचमढ़ी में कभी कभी पूछ लेंगे 6 पैरों वाला काल्पनिक पशु कहाँ से मिला, वो रहेगा पंचमढ़ी के कनवाला से। और नहीं तो बस यही ये चीजें मिली कहाँ से। कलर भी जानते रहिए, कभी जब बहुत कठिन क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेंगे पंचमढ़ी के चित्रों में किन रंगों की अधिकता है, या कौन से रंग अधिक प्रयोग किए गए। तो आपका आंसर रहेगा लाल और पीले। अब ये पॉइंट लिख लीजिएगा टिप्पणी करके, लास्ट पेज आपका सादा हो गया, अपनी आप जहां भी इच्छा करिए वो आप उसको एडजस्ट करें। पंचमढ़ी में एक पांडव गुफा ही पाई गई। पंचमढ़ी में एक पांडव गुफा भी पाई गई। इसको लिख लीजिए। अब हम देखेंगे होशंगाबाद। होशंगाबाद देख लीजिए। होशंगाबाद को देखेंगे कि होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। और साथ ही होशंगाबाद स्वयं में प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से एक क्षेत्र भी है। जैसे पंचमढ़ी पढ़े तो पंचमढ़ी जिला नहीं है, लेकिन वो प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक क्षेत्र है
जहाँ पे बहुत से प्रागैतिहासिक स्थल है। होशंगाबाद स्वयं में जिला भी है और प्रागैतिहासिक चित्रों का एक क्षेत्र भी है। होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाली सड़क पर लगभग होशंगाबाद से इटारसी जाने वाली सड़क पर होशंगाबाद से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत विंध्य पर्वत के अंतर्गत आदमगढ़ आदमगढ़ की पहाड़ी है और इसी आदमगढ़ नामक स्थल पर होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। तो इस तरह से होशंगाबाद में जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो आदमगढ़ की पहाड़ियों में मिले हैं और आदमगढ़ की पहाड़ी जो है विंध्य की पहाड़ी का एक पार्ट। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों को 1922 ईस्वी में पटना संग्रहालय के अध्यक्ष मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा गया। महत्वपूर्ण है कि जो है होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को किसने खोजा? मनोरंजन घोष ने। और इस आदमगढ़ नाम के स्थान पर माने होशंगाबाद के आदमगढ़ में लगभग 12 चित्रित शैलाश्रय मतलब चित्रित गुफाएं जिनमें मानव रहता था। लगभग 12 चित्रित शैलाश्रय। तो शैलाश्रय मतलब ये जानते कहीं कहीं किसी दिक्कत हो। शैल आश्रय मतलब पाषाण गुफाएं जिसमें मानव रहता था। यहाँ पे लगभग 12 चित्रित शैलाश्रय मिले हैं जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। इस स्थल पर भी जंगली भैंसा मिलेगा। पंचमढ़ी में भी मिला है, यहां मिलेगा। पंचमढ़ी में भी हाथी पे सवार जंगली भैंसे का शिकार करते शिकारियों का दृश्य मिला है। होशंगाबाद में भी हाथी पे सवार जंगली भैंसे का शिकार करते शिकारी मिले। इसके अलावा होशंगाबाद में आपको जिराफ समूह मिला है। जिराफ समूह मिला है। 4 धनुर धारी मिले हैं। एक विशाल हाथी मिला है। जिससे विशाल हाथी मिला है, इसे हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया। हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया। एक विशाल भैंसा मिला है और ये बहुत बड़ा है। लगभग 10 फीट पूरे, कितना 6 फीट है,
6 फीट आकार का है। और यही भैंसा होशंगाबाद क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक चित्र है। और A.H. ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में जो 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए हैं, उनमें से एक ये होशंगाबाद के आदमगढ़ वाला भैंसा भी है। और आदमगढ़ का जो ये भैंसा है, इसे दोहरी बाह्य रेखाओं से बनाया गया। जो बॉर्डर लाइन वो डबल बनाई गई, दोहरी बाह्य रेखाओं से बनाया गया और इसे भरा नहीं गया। हल्की पीली रेखाओं से एक छलांग लगाता हुआ 12 सिंगा छलांग लगाता हुआ 12 सिंगा चित्रित है, जिसे हल्की पीली रेखाओं से बनाया गया। एक स्थान पे वन देवी का चित्र मिला है। एक और स्थान पर एक बड़े सी शिला पर मोर पक्षी का एक बड़ा सा चित्र मिला है। मोर पक्षी का एक बड़ा सा चित्र मिला है। और जो होशंगाबाद क्षेत्र है, यहाँ पर हमें कुछ चित्र छेपांकन पद्धति से बनाए गए भी मिल जाते हैं। छेपांकन पद्धति से बनाए गए भी मिल जाते हैं। और बस होशंगाबाद के बारे में भी इतना ही। हाँ, रंग अगर पूछ ले तो लाल और सफेद का अधिक प्रयोग है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बहरहाल जो लोगों को लिखाया गया वो लिखे होंगे, जिन्हें हमने नोट्स दिया है वो पीछे टिप्पणी करके ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि होशंगाबाद के आदमगढ़ में लाल और सफेद रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। और अभी तक हमको लगता 2 या 3 टिप्पणी लिखाए होंगे। एक, प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का स्रोत क्या है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पे बनाए गए चित्र। और एक अभी लिखा रहे होंगे कि होशंगाबाद में लाल और सफेद का अधिक प्रयोग है। आगे हम देख लेते हैं, एक स्थान है भीमबेटका। या इसी को कहिए भीम बैठका। भीमबेटका या भीम बैठका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में होशंगाबाद
और भोपाल रेलवे स्टेशनों के मध्य में स्थित उबैदुल्ला गंज, होशंगाबाद और भोपाल रेलवे स्टेशनों के मध्य में स्थित उबैदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के दक्षिण में स्थित है। ये दक्षिण में स्थित है और साथ ही जानेंगे इसकी स्थित जो है वो भोपाल के निकट। तो वास्तव में ये दो जंक्शन है, बड़े रेलवे स्टेशन, दोनों के बीच में छोटा सा लोकल रेलवे स्टेशन है उबैदुल्लागंज। और उबैदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के दक्षिण में भोपाल के निकट ये गुफाएं स्थित है। यहां पर जो देखेंगे कि यहां पर 30,000 वर्ष ईसा पूर्व, 30,000 वर्ष ईसा पूर्व के स्तर पर भी प्रस्तर सामग्री मिली है। और यहां से प्रस्तर सामग्री मिली है और यहाँ के जो प्रागैतिहासिक चित्र है उनकी खोज 1957-58 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के पुराविद पी.एस. वाकड़कर महोदय ने की। आगे चलकर श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र ने भी यहां पर कार्य किया। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने भी यहां पर कार्य किया और भीम बैठका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से धर्म युग साप्ताहिक में भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने भीम बैठका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से धर्म युग साप्ताहिक नामक पत्रिका में भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। ये भीमबेटका मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल से संबंधित है और मध्य पाषाण कालीन मानव की कलात्मक गतिविधियों का प्रधान केंद्र यही भीमबेटका रहा। यद्यपि यहाँ पे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और बाद के समय की कलाकृतियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन स्पेशली किस काल से जुड़ा है? मध्य पाषाण काल से। और यहाँ पे विशाल परिक्षेत्र में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में 10 वर्ग किलोमीटर में फैली
600, सिर्फ एकदम फैक्ट नहीं, 600-700 भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं। 600 गुफाएं। इन 600 में लगभग 475 गुफाएं चित्रित हैं। इनमें भी बाद के समय में 275 गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए थे। और इस भीमबेटका में जो प्रमुख प्रमुख दृश्य मिले हैं उनमें सामूहिक नृत्य, मद्यपान माने मदिरा पान, सामाजिक व सामुदायिक जीवन, शिकार, नृत्य आदि से संबंधित चित्र मिले। तो सामूहिक नृत्य, मदिरा पान, सामाजिक व सामुदायिक जीवन, शिकार आदि के दृश्य यहाँ पर पाए गए। और भीमबेटका में लाल, सफेद, पीला, हरा, लाल, पीला, सफेद, हरा का अधिक प्रयोग है। ध्यान क्या देना है कि प्रागैतिहासिक चित्र भी आगे पढ़ेंगे जो है उनमें हरा रंग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हरे का प्रयोग हुआ और अधिक प्रयोग हुआ। दूसरे क्या देना है ध्यान कि काले का प्रयोग नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ। मध्य प्रदेश के जो ये 3 स्थल हम लोग पढ़े ये सिलेबस में थे। एक पॉइंट और यहाँ पे जानिए, शायद कभी पूछ ले। जो भीमबेटका है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, माने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। और इसे किस सन में सम्मिलित किया गया? 2003 में। तो 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया। अब भीमबेटका से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो उससे परिचित होते तो हम लोग चले ही हैं कि भीमबेटका कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। दूसरा यहां से बनेगा कि भीमबेटका किस शहर या नगर के निकट स्थित है। भोपाल, यहां से भी बनेगा। इसके बाद यहां से बनेगा भीमबेटका की खोज कब हुई? 1957-58 में। क्या बता रहे? 1957-58 में। और जिनके पास नोट्स है उनमें लिखा होगा 1958 में, वो इसको टिप्पणी करके अपना लिख ले कि भीमबेटका की खोज 57-58 में हुई। नोट में लिखा होगा 58 में हुई, तो ये आप कहें 57-58 में हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि खोजा है 57 में, लेकिन उसे प्रकाशित किया गया है 58 में। बता रहे हैं बेटा, तो खोजा 57 में, प्रकाशित किया 58, मतलब देखे तो ये 57 में ही, लेकिन उस पे मार्केट में जो मैटर आया
प्रिंट हुआ वो 58 में छपा। अब इस पे क्वेश्चन है भीम बेतका की खोज कब हुई, तो जनरली ये डेट आती है 1958 में। लेकिन अगर विकल्प में 57 हो तो 57 को ही वरीयता दिया जाए। खोज कब हुई, 57 भी सही है, 58 भी, दोनों होने की स्थिति में आप 57 को वरीयता देंगे। खोजने तो उन्होंने खोज ही लिया है, वो चाहे अगले वर्ष छपे या 100-200 वर्ष बाद छपे, इससे क्या मतलब, वो तो कर ही ली है। तो अगर 57, यद्यप रहता जनरली 58 ही है, लेकिन 57 हो तो इसे आप वरीयता देंगे। और जिनके पास नोट्स है, हमको पूरा ध्यान नहीं, शायद 1958 ही लिखा, वो 57 या 58 दोनों बना लीजिए। अब आगे देखेंगे, किसने की ये भी पूछ सकते, वाकड़कर ने। दूसरे पूछेंगे भीम बेतका किस काल से संबंधित है, वरीयता देंगे मध्य पाषाण काल से। दूसरे दृश्य से रहेगा भारत में मध्य पाषाणिक मानव की कलात्मक गतिविधियों का साक्ष्य सर्वाधिक कहां से मिले, भीम बेतका से। अब इसके बाद भीम बेतका में चित्र किसके हैं तो उसको रटिए। नृत्य वादन है, मैं सामूहिक नृत्य है, साथ ही वादन भी है, मदिरा पान भी है, शिकार भी है, सामाजिक व सामुदायिक जीवन भी है। यहां से भी बन सकता है कि इस प्रागैतिहासिक स्थल पे हरा रंग प्रयोग हुआ, केवल अपवाद है भीम बेतका, या भीम बेतका में अधिकांशतया कौन रंग प्रयुक्त है, लाल, पीला, सफेद और हरा। इतनी चीजें आपको अपनी जानकारी में रखनी। अब आगे जो हम लोग मध्य प्रदेश संबंधित पढ़ेंगे वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम देखने चल रहे भोपाल क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र। आप देखेंगे पहले की स्थिति क्या थी, जो भीम बेतका था वो भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था, वही भोपाल के निकट है, उसे भोपाल क्षेत्र में रखा गया। और भोपाल क्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थल भीम बेतका ही था। लेकिन अब की स्थिति क्या है कि भीम बेतका को भोपाल क्षेत्र से अलग करके भीम बेतका को स्वयं में क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वर्तमान में भीम बेतका एक क्षेत्र है और भीम बेतका के भोपाल क्षेत्र से अलग होने के बाद भी भोपाल क्षेत्र में बहुत से प्रागैतिहासिक स्थल और उनमें प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। और अब जो भीम बेतका से अलग होके भोपाल क्षेत्र में आए, उनमें प्रमुख प्रमुख आपके हैं जावरा, ताड़ा, वाई, काटोटिया, तिरंगी, गणेश, पाटी,
धर्मपुरी, ये सब पहले भीमबेटका में थे, लेकिन अब ये सब भोपाल क्षेत्र में रखे गए। जावरा में केवल एक पॉइंट जानना है कि जावरा में इस देश में सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र मिला है, जो जंगली भैंसे का है। गेरू से उसे बनाया गया है और लगभग 3.5 मीटर लंबा है। तो जावरा में गेरू से बना 3.5 मीटर लंबा जंगली भैंसा मिला है, जो भारत देश में पाया गया सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र महत्वपूर्ण है। लाड़ावाई में दूल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। दूल्हा दुल्हन। काटोटिया और फिरंगी में दोनों स्थानों पर गर्भवती महिलाओं का चित्र मिला है। गणेश घाटी में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है युद्ध दृश्य, जिसमें सभी दिशाओं से अनेकों तीर चल रहे। धर्मपुरी ये फिर महत्वपूर्ण है, ये तीनों कोई विशेष नहीं है। जावरा के बाद धर्मपुरी फिर महत्वपूर्ण है, और धर्मपुरी में रहस्यमय शिकारी का दृश्य, या कहिए हिरण के आखेट का रहस्यमय दृश्य प्राप्त हुआ है। हिरण के आखेट का रहस्यमय दृश्य प्राप्त हुआ है क्या कि जो दृश्य है उसमें एक शिकारी दिखाया गया है, और शिकारी घास फूस ओढ़कर प्राकृतिक वातावरण में छिपा हुआ, जिससे उसका शिकार हिरण धोखा खा के खुद उसके पास आ जाता है। इसी दृश्य को रहस्यमय शिकारी का दृश्य या हिरण के आखेट का रहस्यमय दृश्य कहा जाता है। और भोपाल क्षेत्र में, एक तो पूरा क्षेत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, 2 पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिला है, दूसरा रहस्यमय शिकारी का दृश्य कहाँ से मिला। और ये सब चीजें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानते रहिए, पढ़ते समय रिपीट करते रहिए। हो सकता है कि ऐसे दृश्य हैं किसी के मन में पेपर सेट करते समय आ सकता है कि इसको क्वेश्चन बनाना चाहे, तो पूछे जा सकते। अब हम लोग देखेंगे, एक है मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक स्थान है मोरी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक स्थान है मोरी, और मोरी से हमें अष्टदल कमल, माने कमल के 8 फूल, अष्टदल कमल, स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, पीपल की पत्ती, बांस की गाड़ियां, नृत्यरत मानो, पशुओं को हाँकते ग्वाले आज मिले। पशुओं को हाँकते ग्वाले, नृत्यरत मानो, बांस की गाड़ी, साथ ही अष्टदल कमल, स्वास्तिक,
चक्र, सूर्य, पीपल की पत्ती, ये सब चित्रित मिले। बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं, सिलेबस नहीं है। पहाड़गढ़ श्योरपुर, इसके बारे में आप परिचित भी हो चुके हैं कि पहाड़गढ़ श्योरपुर मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में आसान नदी तट पर स्थित है। और यहाँ पर डीपीएस द्वारकेश ने उच्च पुरापाषाण कालीन शिकारी और शिकार के दृश्य खोज निकाले, जिन्हें गेरू और खड़िया या चूना पत्थर से बनाया गया। इतनी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, जब पूरा पाषाण पढ़ाए होंगे तो वहां पढ़ चुके हैं। आगे चल के नौ पाषाणिक स्तर पर भी यहाँ चित्रकारी हुई और यहाँ पर धनुष, बाण, तीर, भाला आदि से युक्त घोड़े, हाथी पे सवार मानव आकृतियों को शिकार में लिप्त दिखाया गया। घोड़े, हाथी पे सवार, धनुष, बाण, भाला आदि से युक्त मानव आकृतियों को शिकार में लिप्त दिखाया गया। साथ ही ऐसे जानते रहेंगे जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत उपयुक्त है। और जो यहाँ की गुफाएं हैं पहाड़गढ़ श्योरपुर की, यहाँ पे ये करीब 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर में फैली हुई है और मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी, मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्थलों पे हम वहां पर आप चित्रों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से सिलेबस में जो 3 थे उसको भी मतलब वही मेन है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका। लेकिन जो और बताया गया उसको भी पढ़ते रहिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते। किसी को कोई भी चीज कंफ्यूजन में हो, कोई दिक्कत हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। नहीं, धर्मपुरी अब आप रखेंगे भोपाल के अंतर्गत। कहां कहां जोड़ देते हैं? तो पहाड़गढ़ श्योरपुर जो हमने बताया वो सेपरेट स्थल के रूप में ये बताया मोरेना जनपद में, ना कि हमने भोपाल क्षेत्र में बताया है। भोपाल क्षेत्र में केवल जावरा, लाड़ावाई, फिरंगी, काटोटिया, धर्मपुरी, गणेश घाटी, इतने शब्द हमने बोला। वो कहीं नहीं मिलता होगा, हमारे टेस्ट पेपर मिलता होगा। इस तरह क्वेश्चन जनरली नहीं। हाँ, तो वही हमारा जो टेस्ट पेपर है वही कोई अपना उसी में से देख के बना के रखा होगा। अब उसमें प्रश्न पढ़ना पड़ेगा कि वो प्रश्न कह क्या रहा है।
कि अगर ये जैसे कह दिया कि एक शिला पे बना मोर पक्षी का विशाल चित्र किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, विकल्प में आदमगढ़ भी है, होशंगाबाद भी, किस क्षेत्र में मिला, तो होशंगाबाद सही होगा, आदमगढ़ गलत। लेकिन अब यही क्वेश्चन है, विकल्प वही है। लिख दिया कि कौन सा चित्र बोले, मोर पक्षी वाला ना, कि मोर पक्षी का विशाल चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल पर मिला है। विकल्प में होशंगाबाद भी है, आदमगढ़ भी है। होशंगाबाद गलत है, आदमगढ़ सही। आदमगढ़ एक प्लेस है, स्थान है। होशंगाबाद बड़ा क्षेत्र है और उसके अंतर्गत बहुत सारे स्थान आएंगे। नव पाषाण हमने कहा बोला है, मध्य पाषाण के सबसे ज्यादा भीमबेटका से मिले। नव पाषाण तो जितना पढ़ रहे हैं सब नवे पाषाण, माने क्या चीज ऐसा बिना विकल्प देखे नहीं कह सकते। वैसे जनरली आप कासे रहे, विकल्प में पंचमढ़ी रहेगा, लेकिन बिना विकल्प देखे नहीं कहा जा। सारे चित्र जो अब हम पढ़ रहे वो सब नव पाषाण काल के ही आता है। भीमबेटका इतने नहीं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और बाद के समय ताम्र पाषाण प्लस ताम्र पाषाण के बाद जो है आप आद्य ऐतिहासिक माने सैंधो वगैरह का काल, इसके बाद ऐतिहासिक में 18वीं सदी ईस्वी आधुनिक काल तक की कलाकृतियां भीमबेटका में, लेकिन सबसे ज्यादा है मध्य पाषाण काल की। वही ना कि हमने बताया होगा पूरा मध्य नव और बाद की कलाकृतियों के साथ बाद में 18वीं सदी तक की पाई गई। कुछ भी और किसी को पूछना है क्या? जा सकते इसके आगे